तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बीमार महिला सीईओ से तुम इतना अभद्र व्यवहार करते हो, वह बदला लेने के लिए खून के तालाब में गिर जाएगा। मरते समय उसने चित्रांकन कहा, आज रो मत। आपने ऊपर देखा और सु किंगसू पहले से ही आम आदमी के दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही वह दरवाजा खुला, यूक्रेनी हवा का एक चौराहा लगा। क्या हुआ? दरवाजे पर शेख कैंट और नौकरानी ने जासूस में अपनी बहन रानगी को दिखाया। ये पता चला कि क्या यूनिचे ने एक बार फिर इस लड़की को अपने पिता के हवाले कर दिया है। वो बस खुद को संभाल सकता था और उसे याद दिला सकता था। राष्ट्रपति सु 20 मिनट में विवाह एक आवश्यकता है। यदि आप अभी भी नहीं देखते हैं तो गति धीमी हो सकती है। मैं समझ गया। सु किंगसी के जवाब में कोई हॉटशी नहीं थी। फिर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और शादी की तरफ इशारा किया। उनके तेज और ने विवाह पर रोक लगा दी। उसने नीचे देखा, एक एक शब्द हुक्म दिया, घर पर रहो और मेरे वापस आने का इंतजार करो। वो रुकी। उसकी आंखों में चेतावनी और मजबूती मिलती है। याद दिलाना, दस्तावेज के बारे में भी मत और उस लड़की से मिलने के बारे में भी मत। अगर प्रोटोटाइप फिल्म की कहानियां हैं तो मुझे खुद पे पैर काटेंगे। इस खुले खतरनाक के सामने तुम शांत रहो की बात है। यहाँ तक कि कुदरत खाने के लिए उंगलियां भी उठाई गईं। ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं भागूंगा नहीं। इस बीच सु किंगसू नीचे आए और बटलर ने तुरंत एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। मिस यल मास्टर यूनिन को रोशनी दिख गई है। सु किंग के होठों पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। अगर यह उसके दिल के कंधे पर बैठी औरत को बचाने के लिए था तो इस दिखावे का क्या मतलब था? उसकी लाल आंखों में ठंडे कफ का एक गहरा गड्ढा जैसा लग रहा था। अरे, तुम्हें यकीन दिलाने वाली एक्टिंग करनी चाहिए। बेहतर होगा कि तुम हमेशा एक्टिंग कर सको। बटलर वांग उसे इस तरह देखकर अजीब तरह से कांप गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। इस बीच तुमने अभी अपना फोन उठाया ही था कि तुमने अपने भाई जीबो के सवालों की बौछार देखी। तुमने तुरंत वापस कॉल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, जीबो की घबराई हुई आवाज गूंजी। यून गुयान के साथ तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? क्या वो औरत तुम्हारी सुहागरात तुम्हारे साथ बिताने को तैयार है? तुमने गहरी सांस ली। तुम्हारी आवाज थकान से भर गई थी। शादी कैंसिल कर दी गई। अचानक जिबो का गुस्सा तुरंत भड़क गया। वो दहाड़ी कैंसिल कर दी। क्या उस छोटी बचलन गुयान ने शादी खराब कर दी? मुझे पता था कि वह तुमसे सच में प्यार नहीं करती। इस शादी को देखो, तुम्हारे रिश्तेदारों और दोस्तों को भी आने की इजाजत नहीं थी। ये बहुत बुरा है। वह सच में तुम्हारे लिए खड़ी हो रही है। अचानक तुम्हारे दिमाग में एक सीन आया। जब गुयान बीमार थी तो तुम उसकी दवाई खरीदने के लिए बाहर भागी। तभी दूसरे क्लासमेट्स ने चुपके से दवाई देते हुए तुम्हें पकड़ लिया। गुयान को डर था कि उनका रिश्ता सबके सामने आ जाएगा, इसलिए उसने सबके सामने तुम्हें जोर से थप्पड़ मारा और घमंड से बोला, यूनचे मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या तुम प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? तुम्हारा लगातार परेशान करना बहुत बुरा है। चीजें इतनी बिगड़ जाने के बाद भी तुम्हें बुरा लग रहा था। तुम खुद को लापरवाह समझ रहे थे और उसे जरा सी भी परेशानी देने के लिए दोषी मान रहे थे। ये सोचकर तुम्हें लगा जैसे तुम बिना रोक टोक के थे कि बिल में कूद गए हो। तुमने अपनी कनपटी रगड़ी जिससे जीबो का गुस्सा रुक गया। जीबो, मेरी बात सुनो। सगाई टूट गई है। मैंने इसे तोड़ दिया है। जीबो साफ तौर पर हैरान था। उसकी आवाज बदल रही थी। तुमने सगाई तोड़ दी? क्या हुआ? तुम धीरे धीरे ज्यादा आरामदायक हालत में आते हुए लगभग शेख ही भगाते हुए बोले, कुछ खास नहीं। मुझे बस अचानक एहसास हुआ कि रखेल होना इतना बुरा नहीं है। जरा सोचो, एक बड़े घर में रहना और एक बहुत खूबसूरत महिला देखून का तुम्हारी रक्षा करना। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? जी, वो एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर पेट पकड़कर जोर से हंस पड़े। यंचे, तुम्हारा सपना बहुत ज्यादा असली लग रहा है। मैं बस उठने ही वाला हूँ। लेकिन उनकी हंसी अचानक बंद हो गई और उन्होंने चिंता से पूछा, तुम्हें ज्यादा सदमा तो नहीं लगा और तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों ना हम मिले? तुमने फिर आ भरी। ये भाई तुम्हारे बारे में बहुत परेशान है। तुम्हें बहाना बनाना पड़ा। चलो बाद में मिलने की बात करते हैं। गुयान मुझसे थोड़ा नाराज है। मुझे पहले इस बड़े आदमी को होश करना है। ये सुनकर जी को थोड़ी राहत मिली। ठीक है, तो ध्यान रखना। तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। फिर आराम से फोन काट दिया। बिस्तर पर भारी होकर गिर पड़े और गहरी नींद में सो गए। जब तुम फिर से जागे तो तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर गुयान ने मैसेज की बाढ़ आ गई थी। यूनचे, वो औरत कौन है? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? यूनचे, तुम कहते रहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम चुपके से मेरी पीठ पीछे दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उसे तुरंत छोड़ दो। तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? यूनचे, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मुझसे दोबारा कभी मत मिलना। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। तुमने तेजी से मैसेज स्क्रॉल किए। खुद को थप्पड़ मारना चाहते थे। इतनी खुली चाल और साजिश तुमने अपनी पिछली जिंदगी में कभी इसका पता नहीं लगाया। शायद किसी गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी होगी।
तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुमने जवाब में कुछ शब्द टाइप किए। तो चलो इसे बंद कर देते हैं। जैसे ही मैसेज भेजा गोयान का गुस्सा फूट पड़ा। तुरंत एक मैसेज आया, यूनन जी तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी आज की बातें मुझे तुमसे पूरी तरह नफरत करवा देंगी। अगर तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहती हो तो सपने देखो। तुमने स्क्रीन पर देखा और आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। मन ही मन सोचा यह औरत असली है। मिस पाक तुमने जवाब में टाइप किया, गुयान जाकर आईने में देखो, क्या तुम फिगर लुक्स फैमिली बैकग्राउंड तुम उससे किस में कंपेयर कर सकती हो? मुझे तुम्हें उसके बजाय चुनने के लिए पागल होना पड़ेगा। गुयान गुस्से में थी लेकिन वह जवाब में एक शब्द भी नहीं बोल सकी। वो बस गुस्से में जवाब दे सकी, यूनन जी तुमने खुद कहा घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मत मांगना। हालांकि तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था कि जब तुम और गुयान बहस कर रहे थे। सो किंग्स चुपचाप कमरे में वापस आ गई थी। वो पास ही खड़ी थी। तुम्हारे फोन स्क्रीन पर गुयान के लिए सेट किए गए स्पेशल नोटिफिकेशन को देख रही थी। तुरंत सू किंग्स का आधा चेहरा परछाई में छिप गया। जोश की बर्फीली हड्डियों को कंपा देने वाली ताकत हर तरफ से निकलती हुई लग रही थी। चैट हिस्ट्री डिलीट करने के बाद आपने बुदबुदाया, आप इतने बिजी क्यों हैं? तभी आपने अचानक दरवाजे के पास एक खामोश आदमी को देखा। आपका दिल जोर से धड़क उठा। वो कब वापस आए और ऐसा लगा कि उसका मूड जाने से पहले से भी ज्यादा खराब था। आपने हिम्मत जुटाई और सू किंग्स के पास जाकर सावधानी से पूछा, सू किंग्स क्या हुआ? शब्द आपके मुंह से निकले ही थे कि आपको पछतावा हुआ। सच में सोसी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखें खतरनाक तूफान ला रही थी। आपने घबराहट में गटक लिया। आपका दिमाग खाली था। मुझे कौन बता सकता है कि क्या हो रहा है? मैंने क्या गलती की? दरवाजे के बाहर गुजर रही हाउसकीपर वांग ने अचानक अंदर से एक दबी हुई आवाज सुनी। उसे याद आया कि मिस यंग मास्टर यूनिन के कमरे में आ गई थी। इसलिए वह मुस्कुराया और सिर हिलाया और मन ही मन बुदबुदाया, आजकल यह जवान लोग और भी ज्यादा वाइल्ड होते जा रहे हैं। उसी पल कमरे के अंदर सुकिंगसी ने तुम्हें दीवार से सटा दिया था। तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा था। उसकी आंखें तुम्हें देखकर दबे हुए दर्द और पागलपन से हंस रही थी। यूनन चे क्यों? इससे पहले कि तुम बोल पाते सुकिंगसी अचानक नीचे झुकी। उसके केस में एक जबरदस्त पागलपन और सजा का एहसास था, जिससे तुम्हारा दम बुरी तरह घुट रहा था। फिर तुम्हारे होठों में एक तेज दर्द हुआ जिससे तुम्हारी भौहें तुरंत सिकुड़ गई। तुम खुद से सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या सुकिंगसी ऐसा है? जैसे ही तुम सोच रहे थे कि वो तुम्हें जाने क्यों नहीं दे रही है। तुम्हारी तरफ से थोड़ी सी गर्मी लेते हुए वो अचानक रो पड़ी। तुमने भौहें चढ़ाए, क्या हुआ? लेकिन सुकिंगसू ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने तुम्हें जबरदस्ती सोफे पर धकेल दिया। यंचे तुम्हें ये याद है तुम सुकिंगसू के आदमी हो। तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। मैं ही तुम्हारे पास हूँ। वो गुयान नहीं। उसके साथ रहने के बारे में सोचना भी मत। फिर पागलपन और अयाशी की एक और दोपहर आई। अचानक तुमने सुकिंगसू को अपने कान में फुसफुसाते हुए सुना, अपना दर्द दबाते हुए। आज क्यों? जब तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम बस एक्टिंग क्यों नहीं कर सकती थी? तुम्हें उससे कांटेक्ट क्यों करना था? लेकिन उस पल तुम पूरी तरह से परम सुख में डूबी हुई थी और तुम्हारे पास उन शब्दों के अंदरूनी मतलब के बारे में सोचने की एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं थी। जब तक सुकिंगसू बाथरूम में नहीं गई और अंदर से पानी बहने की आवाज नहीं आई, तब तक तुम्हें देर से एहसास नहीं हुआ कि सुकिंगसू का पागलपन भरा बर्ताव इसलिए था क्योंकि उसे गोयान के साथ तुम्हारे सीक्रेट कांटेक्ट के बारे में पता था। कोई हैरानी नहीं कि तुमने फर्श से अपने कपड़े उठाए और पहन लिए। गलती से अपने घाव को खींच लिया और दर्द से हांफने लगी। सुकिंगसू अभी बाथरूम से बाहर आई ही थी कि जोशिश अपना फोन हाथ में लेकर आगे बढ़ा। सुकिंगसू, यह आज दोपहर गोयान के साथ मेरी चैट हिस्ट्री है। मैं मानती हूँ कि मैंने उससे कांटेक्ट किया था, लेकिन हमारे बीच बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। सुकिंगसू अपने फोन के कंटेंट को घूर रही थी। उसका एक्सप्रेशन साफ तौर पर हैरान था। जल्दी करो, अपनी लॉयल्टी का वादा करो। सुकिंगसू, मैंने सोच लिया है। मुझे अब गुयान पसंद नहीं आएगा। मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा अच्छा आदमी बनने की पूरी कोशिश करूंगा। सुकिंगसू को तुम्हारी बातों से साफ तौर पर तसल्ली मिली और जोश, इनकी ताकत पूरी तरह खत्म हो गई थी। उसके सेक्सियाए लाल होठ तुम्हारे कान से छू गए। उसकी सांसें फिरोजी रंग की तरह नीली थी। आर्चा, अगर तुम्हें एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग करते रहो। अगर आज जो हुआ वह कोई गलतफहमी नहीं होती तो मैं तुम्हारे सारे कम्युनिकेशन डिवाइस काट देता। तुमने बेबसी से सोचा, ठीक है, लगता है सुकिंगसू को अब भी लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन यह नॉर्मल है। आखिर तुम देश छोड़ने से पहले उससे बहस कर रहे थे और अब तुम गुयान से शादी करने के लिए बेताब हो। कोई हैरानी नहीं कि उसने खबर सुनते ही अपनी बिजनेस डील छोड़ दी और शादी में चोरी करने के लिए वापस भागी। तुमने आह भरी और उसे सीरियसली देखा। सुकिंगसू, मुझे पता है कि अभी तुम्हारे लिए यह मानना मुश्किल है कि मैं सच्ची हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भविष्य में अपनी सच्ची भावनाएं दिखाऊंगी। अचानक तुम्हारी बातें सुनकर सुकिंगसू के चेहरे पर सीरियसनेस आ गई। क्या सच में उसका कोई भविष्य है?
इस समय तुमने उसके कंधे पर काटने के निशान को देखा और तुम्हें ठंड लग गई। ओ मुझे तुम्हारे कंधे के घाव पर कुछ दवा लगाने दो। तुमने मन ही मन खुद को कोसा। मैं बहुत बेरहम था, मेरी हिम्मत कैसे हुई उसे काटने की। लेकिन सू किंगशू बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रही थी। इसके बजाय वह और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, इसलिए उसने तुम्हें नीचे धकेल दिया। एक लंबी जोशीली मुलाकात के बाद तुम्हें पूरी तरह थका हुआ छोड़कर यूकिंग हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लेकर नाइट गार्डन में आए और बटलर वांग से पूछा, बटलर वांग प्रेसिडेंट सू कहाँ है? कंपनी में एक अर्जेंट मामला है जिसके लिए मेरी परमिशन चाहिए। बटलर वांग मुस्कुराए और जवाब दिया, मिस अपने कमरे में आराम कर रही हैं। वो इस समय भी आराम क्यों कर रही हैं? यूकिंग की आवाज में चिंता थी। क्या प्रेसिडेंट सू की तबीयत ठीक नहीं है? बटलर वांग ने हल्के से खांसा। नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वह बस थोड़ी थकी हुई हैं। यंग मास्टर यूनियन उनके साथ हैं। सेक्रेटरी जंग, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर यूकिंग ने तुरंत नाराजगी जताई। बटलर वांग, प्रेसिडेंट सू को आराम करने की जरूरत है, आप युनचे को उनके साथ अकेले क्यों रहने दे रहे हैं? ये बहुत खतरनाक है। बटलर वांग ने हाथ हिलाया। सेक्रेटरी जंग, यंग मास्टर यूनियन बहुत बदल गए हैं, वो मिस पर हाथ नहीं उठाएंगे, आप बेफिक्र रहें। यूकिंग ने उसे शक से देखा, ये सोचकर कि युनचे जिसकी शादी सू किंगशू ने लूट ली है उससे नफरत करेगा। वो सू किंगशू को इतनी अच्छी नज़र से कैसे देख सकती थी? तभी सू किंगशू धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरी। उसके लंबे काले बाल उसकी छाती पर आसानी से लहरा रहे थे, जिससे एक शांत और खूबसूरत एहसास हो रहा था। सू किंगशू नीचे गई और पूछा, क्या बात है? यूकिंग तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आ गई। मिस सू, बात ऐसी है, उसने कंपनी की सिचुएशन सच सच बताई। सू किंगशू ने सिर हिलाया। तो चलो उनकी कंपनी की ज़रूरतों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। मिसू, और यह कॉन्ट्रैक्ट प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। ठीक है। जैसे ही सू किंगशू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रही थी, यूकिंग ने गलती से उसके कंधे पर नजर डाली और एक चमकीला चमकता हुआ काटने का निशान देखा। काटने का निशान साफ तौर पर हाल ही का था। बटलर वांग ने अभी जो कहा था कि यंचे मिसू के साथ थी, उसे याद करते हुए ऐसा लगा कि मिसू यंचे से बातें कर रही थी। सू किंगशू के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद यूकिंग रुकी नहीं। उसने सीढ़ियों से नीचे आते हुए बस कई बार सू किंगशू को देखा। उसने मन ही मन आह भरी और सोचा, इस दुनिया में सू किंगशू को सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसके सच्चे दिल को धोखा नहीं दोगे। अगले 2 दिन लेकिन सू किंगजू को कोई नुकसान नहीं हुआ। उस शाम तुमने सू किंगजू को बेडरूम में सोफे पर आराम करते हुए एक फाइनेंशियल मैगजीन पलटते हुए देखा। वो अभी अभी नहाई थी और उसकी खूबसूरती पानी से निकले कमल जैसी थी जो तुम्हें लुभा रही थी। आखिरकार तुमने अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। उसने तुम्हारी तरफ देखा। क्या बात है? तुमने पूछा, लेकिन फिर हिचकिचाए। तुम उससे आज़ादी मांगना चाहते थे, लेकिन इससे बेशक उसकी जवानी की भावना को ठेस पहुंचती, तो जो शब्द तुम्हारी जुबान पर थे वे अचानक बदल गए। तुम्हारे बाल अभी भी गीले हैं, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलो मैं इन्हें सुखा देती हूँ। उसने हेयर ड्रायर उठाते हुए कहा। उस औरत के मुलायम बाल तुम्हारी उंगलियों से बह रहे थे। तुम्हें अचानक एहसास हुआ कि सू किंगजू के बाल भी खूबसूरत थे, काले और घने। तुमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, तुम सच में अंधे थे। लेकिन जैसे ही उसके बाल सूखे, अगले ही पल सू किंगजू के मुलायम शरीर ने तुम्हें बिस्तर पर दबा दिया। उसके बाल तुम्हारे चेहरे पर गिरे, जिनसे एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इस पोजीशन में तुम इतने टेंशन में हो कि तुम्हें साफ साफ सुनाई दे रहा था कि तुम निगल रहे हो। फिर सू किंगसी तुम्हारी ठुड्डी उठाती है। उसकी सांसें फूल रही थी। आज तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, मैं सच में तुम्हें खा जाना चाहती हूँ। वो धीरे से कहती है। तुम्हारे दिल में उम्मीद की एक किरण उठती है, फिर भी तुम उसके हमेशा के पागलपन के बारे में सोच भी नहीं पाती। इस समय सू किंगू की खूबसूरत आंखों में एक अजीब सा पागलपन झलकता है। इस तरह हम एक हो सकते हैं, हमेशा के लिए कभी अलग नहीं होंगे। उसका एक्सप्रेशन बहुत गंभीर है और उसकी पतली बटन जैसी उंगलियां तुम्हारे गले पर टिकी है। तुम जल्दी और कमजोरी से पूछते हो, अब मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है ना? मैं तुम्हें इमोशनल वैल्यू दे सकती हूँ। क्या तुम्हें मेरा जीता जागता सांस लेना पसंद नहीं है? सू किंगजू की आंखें तुरंत गहरी हो जाती है। वो धीरे से कहती है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर है कि यह सिर्फ एक सपना है और जब मैं जागूंगी तो तुम फिर भी मुझसे बचना चाहोगे। हालांकि वह अचानक फिर मुस्कुराती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें वह मौका देती हूँ। ये देखकर कि वह अच्छे मूड में लग रही है, तुम जल्दी से मौका पाकर पूछते हो, सुकी, क्या तुम मुझे आज़ादी दे सकती हो? उस औरत का सुस्तरा तुरंत गायब हो जाता है, सिर्फ कभी ना खत्म होने वाली ठंडक रह जाती है। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी थी। आर्चर, क्या तुम फिर से मुझसे बचने की सोच रहे हो? सुकी का हाथ तुम्हारे शरीर पर फिरा, आखिर में तुम्हारे एडमम्स एप्पल पर आकर रुका। उसे धीरे से सहलाते हुए, जैसे अगर तुमने कविता का एक भी शब्द बोलने की हिम्मत की तो वह बिना किसी झिझक के तुम्हारी गर्दन तोड़ देगी। तुम्हारा दिमाग तेजी से चलने लगा और तुमने तुरंत समझाया,
सुकिगु, मुझे बस उम्मीद है कि तुम मुझे इस विला में बंद नहीं रखोगी। बेशक मैं अभी भी यही युवान में रहूंगी, लेकिन मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, खुद को बेहतर बनाना चाहती हूँ और पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। मैं कोई ऐसा बनना चाहती हूँ जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। सुकिगु ने शांति से जवाब दिया, क्या मैं किसी ऐसे इंसान की तरह दिखती हूँ जिसके पास पैसे की कमी है? तुम्हारे दिमाग में एक रोशनी कौन? तुम लगभग भूल ही गई थी कि तुम्हारे सामने वाली औरत पवित्र किंगडम की सबसे अमीर औरत थी, जो देश के सबसे बड़े ग्रुप को मैनेज कर रही थी, और उसके पास इतना पैसा था कि तुम कई जन्मों में भी खर्च नहीं कर पाओगी। एक पल के लिए तुमने बस उसी पर गुजारा करने के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर तुमने सोचा तुम्हारे दांत अच्छे नहीं हैं। तुम्हें अभी भी गुयान लिनली और यंग परिवार से बदला लेना है। उन्होंने तुम्हें जो दर्द दिया है उसका 1000 गुना बदला तुम्हें चुकाना होगा। तुम्हारी पैदाइशी सोने की उंगली ऐसे बर्बाद नहीं हो सकती। तो तुमने एक के बाद एक बातें की। तुम लड़कियां पैसे कैसे कमाती हो? सुकिगु ने कहा, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए पैसे कमाऊंगी। अचानक सुकिंग सच में मान गई। तुम चुप हो गए। सच में तुम भाग नहीं सकते थे। तुमने पहले भी अनगिनत बार कोशिश की थी, लेकिन तुम कहीं भी छिप जाओ, वो तुम्हें ढूंढ ही लेती थी। जब तक वो खुद को जाने नहीं देती, तुम इस जिंदगी में कभी नहीं भाग पाओगे। हालांकि तुमने उम्मीद नहीं की थी कि सुकिंग जू को मनाना इतना आसान होगा। लेकिन आर्चर, मेरी कुछ शर्तें हैं। उसकी आवाज फिर से गूंजी। पहले तुम्हें दूसरी औरतों से दूरी बनाकर रखनी होगी। याद रखना, तुम एक शादीशुदा आदमी हो। कोई बात नहीं। तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए। दूसरी बात, वो रुकी। मेरे कमरे में आओ और उसी बिस्तर पर सो जाओ। इस बार तुम हिचकिचाए। रात में सोना तुम्हारे लिए आराम का एक बहुत कम मिलने वाला पल था। सुकिगु जैसी औरत के साथ सोना जिसका नेचर बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा। इसके अलावा उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा थी। तुम्हें डर था कि तुम्हें खून बहेगा। जैसे ही तुम मना करने वाली थी, सुकिंग ही खतरनाक तरीके से अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम अचानक सावधान हो गई। तुम्हारी जिंदा रहने की आदत जाग गई। मैं तैयार हूँ। सुकिंगजू की आंखों में एक चमक आ गई। तुमने कमजोरी से पूछा, क्या कोई तीसरा है? सुकिंगू ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो नीचे झुका और धीरे से तुम्हारे एडमम एप्पल को काटा। उसकी आवाज तभी हुई और साफ नहीं थी। तीसरा। इस वक्त सुशिंगश्व ने तुम्हारा हाथ पकड़कर धीरे से अपनी पतली कमर पर रख दिया। तुम्हें बस एकदम से गर्म सा फील हुआ, लेकिन पूरा बॉडी वीक पड़ गया और तुम बस बेड पर बेजान जैसे पड़े रहे। अंदर ही अंदर तुम बहुत फ्रस्ट्रेट थे। सोच रहे थे, यार मैं भी एक मर्द हूँ, फिर हर बार बेड पर ऐसा क्यों लगता है जैसे मुझे कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया गया हो। रात ऐसे ही निकल गई। अगले दिन जब तुम नीचे आए तो पैर इतने वीक थे कि लग रहा था हवा में चल रहे हो। तभी बटलर वांग ने तुम्हें देखा और उसकी स्माइल एकदम सस्पिशियस हो गई। वो पास आकर बोला, यंग मास्टर यूनिन मैडम ऑलरेडी ऑफिस चली गई हैं और स्पेशली कह कर गई हैं कि आप थक गए होंगे, इसलिए अच्छे से रेस्ट करिएगा। ये जो सूप है ना मर्दों के लिए बहुत पावरफुल है। यह मेरा सीक्रेट रेसिपी है। मैं खुद भी कई बार पी चुका हूँ। नॉर्मली मैं किसी को नहीं देता। ये सुनते ही तुम्हारा फेस रेड हो गया। तुम जल्दी से खांसी करके बोले, अब मुझे शायद इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बटलर वांग ने ऐसी स्माइल दी जैसे सब समझ गया हो। यंग मास्टर मैडम की डिमांड ज्यादा है। मुझे पता है आप थोड़ा हैंडल नहीं कर पा रहे। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। मेरे सामने शर्माने की जरूरत नहीं। तुम्हें लगा जमीन फट जाए और तुम उसमें घुस जाओ। इतना एम्बरेसिंग मोमेंट। लेकिन फिर तुमने सोचा कि सुशिंगश्व के सामने अपनी रिस्पेक्ट और ईगो वापस लानी है। इसलिए जो मना करने वाले वर्ड्स थे वो वापस अंदर चले गए। आखिर तुमने हिम्मत करके एक मार्टिर जैसा एक्सप्रेशन बनाया और पूरा सूप एक ही बार में पी लिया। बटलर वांग खुश होकर बोला, यंग मास्टर, मैं ये सूप रोज बनाऊंगा। 1 हफ्ते तक लगातार पियोगे तो कमाल हो जाएगा। तुम अंदर से इतने डिप्रेस थे कि कुछ बोलने का मन ही नहीं था। ब्रेकफास्ट खत्म ही हुआ था कि तुम्हारे दोस्त चीबो का नॉनस्टॉप फोन कॉल आ गया। फोन कनेक्ट होते ही उस तरफ से उसके दोस्त की लाउड आवाज गूंज उठी। यूचे भाई, तू कर क्या रहा है? इतने दिनों से गायब है। मुझे तुझसे मिलने भी नहीं दिया गया। कहीं सच में किसी रिच गर्ल ने तुझे हाउस अरेस्ट तो नहीं कर दिया? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं भाई। मुझसे भी नहीं बता सकता। तुम फोन के उस पार उसकी नॉनस्टॉप बकबक सुनकर बस हेल्पलेस फील कर रहे थे। अच्छा शांत हो जा। मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। वैसे भी मुझे यू फैमिली के पास जाकर उनसे सारे रिलेशंस ऑफिशियली खत्म करने हैं। कॉल कट करने के बाद तुम बटलर वैती तरफ मुड़कर बोले, कोई ऐसी कार है क्या जो मैं स्टाइल मारते हुए बाहर ले जा सकूं? बटलर वैंग तुरंत रिस्पेक्टफुली झुक गया। ऑफ कोर्स यंग मास्टर। उसके बाद वो तुम्हें गैराज ले गया। तुम पहली बार उस जगह आए थे और सामने का सीन देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गई। एक से बढ़कर एक लग्जरी सुपर कार्स लाइन में खड़ी थी। रोल्स रॉयस फटम, बगानी हेचरार और भी डेंजरस लुकिंग कार सब मेटेलिक शाइन में एकदम बीस्ट लग रही थी। तो मुश्किल से थूक निगल कर बोले, ये सब मैं चला सकता हूँ।
बटलर वैंग मुस्कुराकर बोला, यंग मास्टर यह सब ओरिजिनली आपकी ही कार्स हैं। मेरी कार्स। तुम शॉक में फ्रीज हो गए। यंग मास्टर क्या भूल गए? मैडम ने ये सब आपको लास्ट मंथ बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दिया था। उसकी बात सुनते ही तुम्हें 1 महीने पहले का सीन याद आ गया। सु क्विंशव ने तुम्हें एक रेड गिफ्ट बॉक्स दिया था जो कार की से बोला हुआ था, लेकिन तुमने गुस्से में वो बॉक्स जमीन पर फेंक दिया था और बोला था कि तुम्हें उसके दिए हुए किसी भी गिफ्ट में इंटरेस्ट नहीं। ये याद आते ही तुम्हारा मन किया कि टाइम ट्रैवल करके अपने पुराने वाले खुद को 2 जोर के थप्पड़ मार दो। इतना एटीट्यूड दिखाने की आदत कब जाएगी? और सिर्फ इतना ही नहीं, सुक्विंशु ने तुम्हें एक ब्लैक कार भी दी थी जिसे तुमने कभी यूज नहीं किया, लेकिन एक बार गुएन ने दिखावा करने के लिए एक्सपेंसिव डिनर पार्टी दी और बिल लाखों के आसपास पहुंच गया। उसके पास पैसे नहीं थे और रोते हुए उसने तुम्हें बुला लिया। तुम्हारे पास भी पैसे नहीं थे। पहले तो तुमने ब्लैक कार्ड यूज करने से मना कर दिया, लेकिन उसके आंसू देखकर तुम मान गए और पेमेंट कर दी। लेकिन बैड लक से यह बात सोइंशे को पता चल गई। गुस्से में उसने सिर्फ कार्ड बंद नहीं किया बल्कि उसके बाद तुम्हें 1 रुपया तक देना भी बंद कर दिया। अब तुम्हारा हाथ सामने खड़ी कोंग जेक की ठंडी बॉडी पर चला गया और तुमने धीरे से कहा, इतनी रेयर कार है, अगर इसे बेचा जाए तो शायद बाइंग प्राइस से भी ज्यादा मिले। बटलर वैंग फिर भी काम स्माइल के साथ बोला, यंग मास्टर यह कार आप चला सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। हाँ, अगर आपको कुछ खरीदना हो तो मैं तुरंत पेमेंट अरेंज करवा देता हूँ। ऑफ कोर्स यंग मास्टर, लेकिन अगर आप दूसरी औरतों को गिफ्ट्स देने के लिए पैसे यूज करना चाहते हैं तो वह अलाउड नहीं है। तुमने गहरी सांस ली। लगता है रिच लाइफ जीना भी इतना इजी नहीं होता। आखिर खुद पैसे कमाने पड़ेंगे। तभी बटलर वैंग एक बड़ा सा किचन लेकर आया। यंग मास्टर बताए, आज कौन सी कार चलानी है? तुम्हारी नज़र सीधा कोनिक्सेक पर जा टिकी। बस यही वाली। ये तो बहुत ही कूल लग रही है, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। बटलर वैंग ने तुरंत कीज तुम्हें दे दी। तुम ड्राइवर सीट में बैठे और उस लग्जरी कॉकपिट का फील लेते ही एक्साइटेड हो गए। जैसे ही तुमने एक्सीलरेटर दबाया, इंजन की धमाकेदार आवाज पूरे गराज में गूंज उठी और कार तीर की तरह बाहर निकल गई। पीछे से एक मेबक क्वाइटली फॉलो कर रही थी। बट लवन को शायद तुम्हारी सेफ्टी की टेंशन थी, इसलिए वह खुद पीछे आ रहा था। कुछ देर बाद तुम जीबो के अपार्टमेंट के नीचे पहुंच गए। जैसे ही सुपर कार रुकी, आसपास के लोग तुरंत देखने लगे। हर किसी की नज़र उस बीस्ट कार पर टिक गई। तुम कैजुअली कार के साइड लीन होकर खड़े हुए और फोन निकाल कर मैसेज भेजा, आई एम हियर, नीचे आ जा। ओके, आ रहा हूँ। थोड़ी देर में जीबो मुंह में ब्रेड दबाए सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसकी कार पर पड़ी, उसके मुंह से ब्रेड सीधा जमीन पर गिर गया। भाई, तू सीरियसली रिच बन गया क्या? और 1 मिनट, तू इतना हैंडसम कैसे लग रहा है? तुमने कॉन्फिडेंस से बाल पीछे किए। बस ठीक ही हूँ, थोड़ा बहुत नेचुरली हैंडसम हूँ। जीबो ने आंखें घुमाई। हाँ हाँ, ज्यादा हीरो मत बन। फिर वो मजाक में बोला, वैसे एक बात बताऊं, जो लड़की तुझे मिली है ना, वो काफी पजेसिव लगती है। ऐसे वाइब आ रही है जैसे वो चाहती हो कि तेरी नज़र सिर्फ उस पर ही रहे। जीपो ने अपनी बाहों को रब किया जैसे उसे अजीब सा फील हुआ हो, लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को समझा दिया कि शायद वो ओवरथिंकिंग कर रहा है। फिर सीरियस टोन में बोला, वैसे भाई, वो लड़की सच में तुझे बहुत पसंद करती होगी। इतनी एक्सपेंसिव कोनेक से गिफ्ट कर दी। तुझे भी अच्छा बिहेव करना चाहिए। अगर सब सही रहा तो फ्यूचर में फुल लग्जरी लाइफ सेट हो जाएगी और फिर तुझे गोयान जैसे टॉक्सिक लोगों की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। तुमने हल्का सा सिर हिला दिया। जीबो तुरंत एक्साइटेड होकर बोला, अब जल्दी कर और मुझे भी इस मॉन्स्टर कार में राइड पर ले चल। और फिर तुझे उन लोगों के फेक फैमिली इमोशन से मैनिपुलेट भी नहीं होना पड़ेगा। जीपो ये सुनकर एकदम शॉक हो गया। क्या तू सीरियसली यूनियन फैमिली से सारे रिलेशंस तोड़ने वाला है? तुम्हारी आंखों में ठंडी सी नफरत चमक उठी। उन्होंने कभी मुझे बेटा या भाई माना ही नहीं, तो मैं क्यों उन्हें अपना फैमिली समझूं? तुमने कोल्ड टोन में आगे कहा, अगर उन्हें सिर्फ यूंजे नाम का कुत्ता ही पसंद है तो फिर वह सब उसी के साथ खुश रहें। इतना कहकर तुमने कार दोबारा स्टार्ट की और यूनियन फैमिली के विला की तरफ ड्राइव करने लगे। रास्ते में फिर तुम्हारी नज़र एक कंस्ट्रक्शन वर्कर पर पड़ी जो साइकिल चला रहा था। तुमने बिना सोचे उसे 10,000 यूनियन देकर उसके कपड़े और साइकिल खरीद लिए। फिर एक साइड जगह जाकर तुमने जल्दी से वो पुराने कपड़े पहन लिए। थोड़ी देर बाद तुम यूनियन फैमिली विला के पास रुक गए। बटलर वैंग तुरंत गाड़ी से उतरकर रिस्पेक्टफुली बोला, यंग मास्टर, कोई ऑर्डर? तुमने कामली जवाब दिया, मैं यूनियन फैमिली के पास जा रहा हूँ उनसे रिलेशन खत्म करने। तुम लोग साथ आओगे तो दिक्कत होगी, यही वेट करो। बटलर वैंग ने बिना क्वेश्चन किए तुरंत सिर झुका दिया। साइड में खड़ा जीबो कंफ्यूज्ड होकर बोला, पर भाई रिलेशन तोड़ने जा रहा है तो ये गरीबों वाला डिस्गाइज क्यों? तुम्हारे लिप्स पर हल्की सी स्मक आ गई। ओहो, अब समझा, मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि तू इतना स्मार्ट है। तुमने धीरे से जवाब दिया, स्मार्ट नहीं, बस उन लोगों को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। ये कहते वक्त तुम्हारी आंखों का एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गया।
उसके बाद तुमने कोइनिक्सेक से एक ओल्ड फैशन ब्लैक ग्लासेस निकाले और पहन लिए। फिर उस पुरानी साइकिल पर बैठकर धीरे धीरे विला एरिया के गेट की तरफ बढ़े। जैसे ही तुम गेट पर पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत तुम्हें रोक दिया। वो तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखकर नाक चढ़ाकर बोला, ये हाई क्लास विला एरिया है, कोई मजदूर टाइप आदमी अंदर नहीं जा सकता। तुमने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बस इतना कहा, मैं यून हूँ, यूनन फैमिली का बड़ा बेटा। गार्ड एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। वह पास आकर तुम्हें ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद उसे फाइनली याद आया कि यह फटे कपड़ों वाला आदमी सच में यूनन फैमिली का एल्डेस्ट सन है। उसके फेस का रूट एक्सप्रेशन तुरंत सिंपैथी में बदल गया, लेकिन तुम्हें उसकी रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने बस कामली पूछा, अब मैं अंदर जा सकता हूँ? गार्ड ने तुरंत साइड होते हुए कहा, जी यंग मास्टर प्लीज अंदर आइए। और इस तरह तुम वह पुरानी साइकिल चलाते हुए धीरे धीरे यूनन फैमिली के लग्जरियस विला एरिया के अंदर एंटर कर गए। विला एरिया के अंदर एंटर करते ही पीछे बटलर वैन मेबक चला रहा था और जीबो स्कूल कोनिक्सेक को ड्राइव करते हुए तुम्हारे पीछे आ रहे थे। कुछ ही देर में तुम यूनन फैमिली के विला के सामने पहुंच गए। तुमने साइकिल का ब्रेक पैर घसीट कर लगाया और सीधा गेट पर रुक गए। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड भी पहले तुम्हें पहचान नहीं पाया। वो कंफ्यूज होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने एक हाथ पॉकेट में डाला और बिना एक्सप्रेशन के जवाब दिया, यंचेचे बड़ा बेटा। आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद गार्ड ने मन मारकर गेट खोला। चाहे वो तुम्हें कितना भी नीचा समझे, ऑफिशियली तुम अभी भी यन फैमिली के एल्डेस्ट सन थे। तुम उस पुरानी साइकिल को धक्का देते हुए अंदर चले गए। इस घर में तुम्हारी पोजीशन सर्वेंट से भी बुरी थी। तुम्हें सबसे खराब सर्वेंट रूम दिया गया था। यहाँ की लाइफ तो ऑफनेज से भी ज्यादा पेनफुल थी। कम से कम ऑफनेज में सब बच्चे इक्वल थे, कोई तुम्हें मेंटली टॉर्चर नहीं करता था। तुम्हारे लिप्स पर एक सेल्फ मॉकिंग स्माइल आ गई। कितना स्टूपिड था मैं। जब तुम्हें यन फैमिली वापस लेकर आई थी तब तुम कितने खुश हुए थे। तुम्हें लगा था फाइनली तुम्हारे पास पेरेंट्स होंगे, एक सिस्टर होगी, एक कंप्लीट फैमिली होगी, लेकिन रियलिटी में तुम्हें सिर्फ ऐसे लोग मिले जो हर वक्त तुम्हें इंसल्ट और टॉर्चर करते रहे। तुम सीधा लिविंग रूम में घुसे और पूछा, यनचांग और जियांग शोकिन कहाँ है? गेट गार्ड ऑलरेडी तुम्हारे आने की न्यूज़ दे चुका था, इसलिए सर्वेंट्स को पता था कि तुम वापस आए हो। एक मेड रिस्पेक्टफुली बोली, सर और मैडम बिजी है, अभी घर पर सिर्फ सेकंड यंग मास्टर है। तुमने कोल्ड टोन में कहा, जाकर उन्हें बता दो कि मैं वापस आ गया हूँ। ये कहकर तुम सीधा सॉफ्ट लेदर सोफा पर बैठ गए। एक सर्वेंट हेजिटेंट एक्सप्रेशन के साथ पास आया, यंग मास्टर, शायद पहले आप क्लीन क्लोथ से चेंज कर लें। अगर मैडम ने आपको इस हाल में देख लिया तो वह गुस्सा हो जाएंगे। सर्वेंट्स को सबसे अच्छी तरह पता था कि जियांग शोकिन अपने ही बायोलॉजिकल सन से कितनी नफरत करती है, लेकिन तुम बस हल्की सी स्माइल के साथ बोले, मैं तो चाहता हूँ वो गुस्सा हो, जितना ज्यादा गुस्सा हो सके उतना बेटर। दूसरी तरफ यनचांग को कंपनी में जैसे ही तुम्हारे वापस आने की खबर मिली वो इंस्टेंटली फ्यूरियस हो गया। वो नालायक वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इतना कैपेबल बनता था ना। जब से किसी रिच फैमिली में घर जमाई बना है तब से वह हमारे यन फैमिली का हिस्सा नहीं रहा। जियांग शुकिन को जैसे ही तुम्हारे वापस आने की न्यूज़ मिली वह भी गुस्से से भर पड़ी। कार में बैठते ही वह कंप्लेन करना स्टार्ट कर दी, मैं तो पहले ही कह रही थी कि उसे ऑर्फनेज से वापस नहीं लाना चाहिए था। ऐसी जगह पर बड़ा हुआ लड़का बिना माँ बाप के रोज गरीब लोगों के साथ रहने वाला, उससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो गुस्से में बोलती गई, लेकिन तुम ही थे जो बोल रहे थे कि अपने बायोलॉजिकल सन को बाहर नहीं छोड़ सकते, जबरदस्ती उसे घर ले आए। अब देख लो उसने घर में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। उसने डिस्गस्ट भरी आवाज में कहा, और अब किसी और फैमिली में घर जमाई बन गया है। मुझे तो पक्का लगता है कि वह गुयान नाम की लड़की के बहकाने पर पैसे मांगने वापस आ रहा है। फिर उसने हस्बैंड को वार्निंग दी, सुन रहे हो, चाहे वह कुछ भी बोले उसे एक पैसा मत देना, अगर आज दे दिया तो वह रोज आ जाएगा। यू चांग भी क्लियरली इरिटेटेड था। उसने फोरहेड मसाज करते हुए बस थक कर कहा। हम उनकी कार धीरे धीरे विला के अंदर एंटर हुई, लेकिन घर के पास पहुंचते ही यू चांग की नज़र दो लग्जरी कार्स पर पड़ी, एक कोनिक्सेग और एक मेबक। कोनिक्सेग के साइड एक यंग लड़का कैजुअली लीन करके खड़ा था, साथ में एक वेल ड्रेस्ड ओल्ड बटलर और दो बॉडीगार्ड्स जैसे आदमी भी खड़े थे। यू चांग तुरंत सीरियस हो गया। उसने ड्राइवर को कार रोकने को बोला, अपने कपड़े ठीक किए और एक पोलाइट स्माइल लगाकर उनके पास गया। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप किसी से मिलने यूनियन फैमिली आए हैं? जीबो ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। यू चांग फिर फोर्स्ड स्माइल के साथ बोला, मैं आई नो आप किस फैमिली के यंग मास्टर हैं। इस बार जीबो ने कोल्ड लाफ दिया और आंख तक नहीं उठाई। मैं कौन हूँ उससे तुम्हारा क्या लेना देना? यू चांग का फेस इंस्टेंटली स्टिफ हो गया। लाइफ में पहली बार किसी ने उससे इतनी डिसरिस्पेक्टफुली बात की थी, लेकिन सामने वाले का स्टेटस और बॉडीगार्ड्स देखकर वो ओपनली गुस्सा भी नहीं कर पाया। वो बस चुपचाप वापस कार में बैठ गया। जैसे ही कार का डोर बंद हुआ उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह डार्क हो गया।
दूसरी तरफ जीबो ऑकवर्डली बटलर वैंग की तरफ देखकर बोला, क्या मैं थोड़ा ज्यादा रूड हो गया? बटलर वैंग पोलाइटली मुस्कुरा दिया, बिल्कुल नहीं यंग मास्टर जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये सुनते ही जीबो ने रिलीफ की सांस ली। इसी वक्त तुम लिविंग रूम में आराम से सोफा पर बैठकर फोन यूज कर रहे थे। ऊपर बालकनी से युनजे ने ऑलरेडी देख लिया था कि यूनिन चांद की कार खा चुकी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वह जल्दी से नीचे उतर गया। नीचे आते ही उसने परफेक्टली फेक सरप्राइज एक्सप्रेशन बनाया और बोला, भाई आप कब वापस आए? सो भाई लोग, वीडियो कैसी लगी? होप करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी डेफिनेटली आएगा। वैसे ये स्टोरी थोड़ी सिमिलर है माई वाइफ बिट्रेड मी बट आई वाज रिबन टू मैरी दी ओनली वन हु ट्रूली लव्ड मी वाली सीरीज से, जो अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू हो गई थी। और जो प्रीवियस सीरीज थी उसने बारिश में 3 दिन खड़े होकर प्यार प्रूफ किया और फिर जो हुआ उसको बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। इसीलिए फिलहाल मैं उस सीरीज को स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुमने उसकी तरफ बस एक लेजी सी नज़र डाली। दूसरी तरफ युंजे बड़े स्टाइल से चाय बना रहा था। उसने कप उठाया और एक फेक इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे पता है भाई आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपना रियल ब्रदर माना है। फिर उसने कैजुअली पूछा, वैसे उस दिन शादी में जो आपको लेके गई थी वो लड़की कौन थी? अब तुमने फाइनली फोन साइड में रखा। तुम्हारी आईब्रो हल्की सी उठी और आवाज में पूरे सार्काजम भर गया। युंजे रोज रोज इतनी एक्टिंग करता है, खुद थकता नहीं। अंदर ही अंदर युंजे ठंडी हंसी हंसा, थकना बिल्कुल नहीं, अगर एक्टिंग करके सब कुछ हासिल हो रहा है तो जिंदगी भर एक्टिंग कर लूंगा। तभी बाहर से हाई हील्स की तेज आवाज सुनाई दी। तुम तुरंत समझ गए प्यारी माँ वापस आ गई थी। और जैसे युंजे इसी टाइमिंग का वेट कर रहा हो, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अगले ही सेकंड उसने जानबूझकर अपना हाथ झुकाया और गर्म चाय सीधा अपने हाथ पर गिरा दी। उसने इंस्टेंटली एक एक्सैजरेटेड पेन वाली एक्टिंग स्टार्ट कर दी। तुम बस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते रहे। लिप्स पर हल्की सी मॉकिंग स्माइल आ गई। लो ड्रामा स्टार्ट हो गया। तुम्हें अच्छी तरह पता था युंजे का फेवरेट ट्रिक यही था, खुद को हट करो और ब्लेम तुम पर डाल दो ताकि पूरा यूनियन फैमिली तुम्हें विलेन समझे और उसे इनोसेंट विक्टिम, और एक्सपेक्टेड ही था। यूनियन मदर भागते हुए अंदर आई। यूनियन छे ने फेक सरप्राइज दिखाते हुए तुरंत अपना हाथ पीछे छुपा लिया। मॉम आप इस वक्त कैसे आ गई? लेकिन यूनियन मदर ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने लाल जला हुआ स्किन देखा उसकी आवाज पैनिक से भर गई। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बहुत जल गया क्या? युंजे तुरंत इनोसेंट एक्टिंग करते हुए बोला, कुछ नहीं मॉम, बस गलती से चाय गिर गई। लेकिन जो चाय का कप गिरा था वो एग्जैक्टली तुम्हारे पैरों के पास पड़ा हुआ था। नेक्स्ट सेकंड यूनियन मदर की नज़र तुम पर टिक गई, बिल्कुल ऐसे जैसे आंखों में आग जल रही हो। वो गुस्से में चिल्लाए, क्या ये सब युंजे ने किया है? मॉम नहीं भाई की कोई गलती नहीं, कप मेरे हाथ से खुद स्लिप हुआ था। युंजे अभी भी फेक डिफेंडिंग एक्ट कर रहा था, लेकिन यूनियन मदर और फ्यूरियस हो गई। अभी भी तुम उसकी साइड ले रहे हो। शाओजे, तुम उसे अपना भाई मानते हो, लेकिन उसने कभी तुम्हें अपना भाई माना? उसका फेस प्योर एंगर से भर गया। वो तो हमेशा से तुमसे नफरत करता है, शायद तो ये भी चाहता है कि तुम मर जाओ। याद है एक बार उसे पता था कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती, फिर भी उसने तुम्हें नदी में धक्का दे दिया था। अगर लोग टाइम पर नहीं आते तो तुम कब के मर चुके होते। तुम शुरू से एंड तक सोफा पर आराम से बैठे रहे, बिल्कुल किसी आउटसाइडर की तरह इस पूरे फैमिली ड्रामा को एंजॉय करते हुए। तुम्हारे मन में एक ही थॉट चल रहा था, पहले मुझे कभी समझ क्यों नहीं आया कि मेरा यह अच्छा भाई इतना बड़ा एक्टर है, इसे तो सीधा ऑस्कर मिलना चाहिए। तभी युंजे ने परफेक्ट टाइमिंग पर अपनी नज़र झुका ली और उदास आवाज में बोला, मॉम मैं तो बस अडॉप्टेड हूँ, इतने सालों तक मैंने भाई की जगह ले रखी। अगर वह मुझे पसंद नहीं करते तो वह नॉर्मल बात है। उसने वीक स्माइल दी, शायद अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो भाई और आप लोगों का रिलेशनशिप बेटर हो जाए। आप लोगों को मेरी वजह से लड़ना भी नहीं पड़ेगा। यूनियन मदर का दिल तुरंत पिघल गया। शाहूजे, ये क्या बकवास कर रहे हो? हमने तुम्हें खुद पाला है, तुम हमारे लिए बायोलॉजिकल सन से कम नहीं हो। तुम्हारी सिस्टर्स भी तुम्हें रियल ब्रदर की तरह ट्रीट करती हैं, बेवजह मत सोचो। फिर उसकी नज़र इंस्टेंटली तुम पर टिक गई। अगर किसी को ये घर छोड़ना चाहिए तो वही युंजे है। वो गुस्से में चिल्लाए, युंजे जल्दी शाहजे से माफ़ी मांगो। तुम बस ठंडी हंसी हंसे माफ़ी, ठीक है जब यह मर जाएगा तब इसकी ग्रीफ पर जाकर माफ़ी बोल दूंगा। पहले वाला युंजे शायद यूनियन मदर के सामने डरे डरे रहता था, लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका था। तुम्हारी यह सीधी कॉन्फ्रंटेशन देखकर यूनियन मदर का फेस गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ उठाया जैसे तुम्हें थप्पड़ मारने वाली हो, लेकिन इस बार तुमने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। तुम्हारी आवाज़ एकदम कोल्ड थी। पहले मैं तुम लोगों की परवाह करता था, तुमसे थोड़ा सा फैमिली लव चाहिए था, इसीलिए चुपचाप इंसल्ट और मार सब सह लेता था। तुम्हारी ग्रिप और टाइट हो गई।
लेकिन अब मैं सब समझ चुका हूँ। अब तुम मुझे छू भी नहीं सकती। ये कहकर तुमने उसका हाथ जोर से झटक दिया। यूनन मदद की आंखें शौक से फैल गई। यझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बिहेव करने की? तुम्हारे लिप्स पर कोल्ड स्माइल आ गई। क्यों, क्या कर लोगी? साइड में खड़ा युझे ये सब देखकर अंदर ही अंदर कंफ्यूज था। यह इतना बदल कैसे गया? लेकिन अगले ही सेकंड उसके माइंड में एक इविल थॉट आया। चलो अच्छा है, जितना ये ड्रामा करेगा मॉम डैड उतना ही इसे हेट करेंगे और मेरी पोजीशन इस घर में उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। तब तक साइलेंट खड़े यूनन फादर भी फाइनली बोल पड़े। यूनचे, यह अपनी माँ से बात करने का तरीका है? तुमने सीधा काउंटर किया। क्या उसने कभी मुझे रिस्पेक्ट दिया? फिर मैं क्यों दूं? ये कहकर तुम दोबारा लेजी स्टाइल में सोफा पर बैठ गए। तभी यूनन मदर की नज़र तुम्हारे डर्टी कंस्ट्रक्शन वर्कर क्लोथ्स पर पड़ी और उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। यझे, यह क्या पहन रखा है? क्या तुम सच में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगे हो? तुमने बिना टेंशन लिए पैर टेबल पर रख दिए, दोनों हाथ सर के पीछे ले जाकर एक केयरलेस पोज बनाया। तुम बिल्कुल केयरलेस स्टाइल में सोफा पर फैले हुए बैठे थे, जैसे किसी चीज की टेंशन ही ना हो। हाँ तो पैसे नहीं थे, इसीलिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना पड़ा। थोड़ा लिविंग एक्सपेंसेस और कॉलेज फीस कमानी थी। तुमने डेलिबरेटली कैजुअल टोन में बोला, वैसे मैं इस बार यहाँ पैसे लेने ही आया हूँ। यूनन मदर इंस्टेंटली कोल्ड लाफ करने लगी। मुझे पहले ही पता था यूननचे, तुम अब गौ फैमिली के घर जमाई बन चुके हो। तुम्हारा यूनन फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रहा और हम तुम्हें एक पैसा भी नहीं देंगे। तभी बड़ी सिस्टर यूनन किंग वान और सेकंड सिस्टर यूनन किंग यान भी घर लौट आई। जैसे ही उन्होंने सुना कि तुम पैसे मांग रहे हो, दोनों डिस्गस्ट से तुम्हें देखने लगी। कितना शैमलेस है ये? तुमने ठंडी नज़र से पूरी फैमिली को देखा और काम टोन में बोला, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल सन हूँ। तुम लोग खुद लग्जरी लाइफ जीते हो, एक्सपेंसिव फूड खाते हो और तुम्हारा असली बेटा कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता है। तुम्हारी आंखों में सार्काज़म चमका। अगर यह बात बाहर मीडिया में चली गई तो लोग क्या कहेंगे? तुम हल्की सी स्माइल के साथ बोले, अडॉप्टेड सन को प्रिंस की तरह ट्रीट करते हैं और रियल सन को सर्वेंट से भी बदतर। वाह, क्या परफेक्ट रिच फैमिली इमेज है। यूनन मदर गुस्से से काम गई। तुम हमें थरेटन कर रहे हो। तुमने इनोसेंट एक्सप्रेशन बनाया। थरेटन बिल्कुल नहीं, मैं तो बस आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूँ कि रेपुटेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तुमने सिस्टर्स की तरफ देखा। सेकंड सिस्टर सेलेब्र की है, डैड एंटरटेनमेंट कंपनी चलाते हैं। अगर मीडिया को पता चल गया कि आपका बायोलॉजिकल सन सिर्फ 300 यू पर मंथ पर सर्वाइव करता था तो हेडलाइंस कितनी इंटरेस्टिंग होंगी, इमेजिन करो। तुम फेक कंसर्न के साथ बोले, मैं तो बस यूनन फैमिली की रेपुटेशन की फिक्र कर रहा हूँ। ये सुनते ही यूनन किंगवान का एक्सप्रेशन बदल गया। क्या सिर्फ 300 यू पर मंथ? उसके लिए 300 यून तो पॉकेट मनी का भी जोक था। हाई स्कूल में उसका मंथली अलाउंस 50,000 था। कॉलेज के बाद वो 200,000 हो गया और ग्रेजुएशन के बाद फिक्स 30,000 पर मंथ, और तुम यूनन फैमिली के रियल सन सिर्फ 300 यन में सर्वाइव कर रहे थे। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। तुम इतने सालों तक ऐसे कैसे जिए? इस बार यूनन फादर भी सीरियस हो गया। उसने यूनन मदर की तरफ मुड़कर पूछा, क्या सच में यूनचे को सिर्फ 300 यन दिए जाते थे? यूनन मदर का एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए गिल्टी हुआ, लेकिन वह जल्दी संभल गई। मैं तो बस डर रही थी कि कहीं ज्यादा पैसे मिलने पर यह बिगड़ ना जाए। उसने जस्टिफिकेशन देना शुरू किया। वह ऑफिन एज में बड़ा हुआ है, शायद उसके पास 10 यूनन भी नहीं होते थे। अगर अचानक बहुत पैसे दे देते तो ऑब्वियसली वो गलत रास्ते पर चला जाता। शॉकिंगली यूनन फादर को उसकी बात थोड़ी रीजनेबल लगी, लेकिन फिर उसने पूछा, ठीक है, लेकिन कॉलेज फीस वो भी नहीं थी। यूनन मदर इरिटेटेड हो गई। कंपनी के इतने काम होते हैं, मैं हर चीज का ध्यान थोड़ी रख सकती हूँ। अगर उससे पैसे की जरूरत थी तो खुद बोलता ना। यूनन मदर की आवाज में जरा भी गिल्ट नहीं था। इस बार यूनन फादर का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसकी ब्राउज टाइटली निट हो गई और उसने तुम्हारी तरफ देखकर पूछा, यूननचे तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम रिलैक्स स्टाइल में पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे रहे और सीधा जवाब दिया, पैसे। तुम्हारी आवाज काम थी, लेकिन हर वर्ड में प्रेशर था। पैसे नहीं दिए तो मैं ये सारी बातें मीडिया में लीक कर दूंगा, फिर आप लोग भी थोड़ी फेमस हेडलाइंस एंजॉय कर लेना। यूनन फादर की आंखों में टेंशन साफ दिख रही थी। वो अंदर ही अंदर कैलकुलेट कर रहा था, अगर आज इसकी डिमांड मान ली तो यह फ्यूचर में बार बार पैसे मांगेगा। इसका परमानेंटली सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तभी यूनन मदर फिर से चिल्लाने लगी, एक पैसा मत देना इसे। तुम धीरे से सोफा से उठ खड़े हुए और कैजुअली डोर की तरफ चलने लगे। ठीक है, फिर हेडलाइन का वेट करिए। तुमने सरकास्टिक स्माइल दी। वैसे भी अगर यह स्कैंडल किसी राइवल एंटरटेनमेंट कंपनी को बेच दूं तो उन्हें काफी मजा आएगा। यूनन मदर का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। आज के बाद तुम यूनन फैमिली के गेट के अंदर कदम भी नहीं रखोगे। फिर उसने सर्वेंट्स की तरफ देखकर चिल्लाया, सब सुन लो, आज से यूनचे हमारे फैमिली का मेंबर
Nahim hai. Agara yaha fiukara mem geta para gutanam ke bala jira karabi bikamange tababi isake lidora matakalana. Ruko. Akanaka Yunana Federa ki havia vaja gunja. Tuma ruka gai. Us tumhari tarifa dekat hu dur se kaha. Quotes mame de sakata hum. Yunana modera instantly exapla ho gai. Kya is paise doge. Bilkala Nahim. Lekina isa bara Yunana Federa yora se garaja. Basakupa ho jau. Pura ola eka secunda ke lai salenta ho gaya. Fira us kolda exapersona ke satha tumhari tarifa deka. Main tumhem 5 laka udunga. Tumhari ankam mem halki si kamaka I. Lekina fesa para tumane kucha sanahim hondia. Yunana federa ne age kaha. Lekina eka kandasana hai. Tuma officiali rilasana sipa severanza egrimenta sena karogi. Asia ke bada tumara Yunana family se koi rilasana nahim rahiga. Yaha sunate ha Yunana madara kamuda instantly kama hogaya. Ekquali yahi tavaha hamesa se kahatiti. Vasa useka hai sija bodara kara rahiti. Lekina 5 laka thora jayata nahim hai. Yunus jays uzalesa adami ko attain paise din ki kya jarurata. Tabi bari sistara Yunana kavinavana sadanali apaseta hokara age bari. Data kehi kucha bi ho Yunus hamara riala family membara hai. Kya atana exatrima disahana lina jaruri hai. Lekina Yunana federa ne useka thandi najara se dekha orabola mame use koiza de raha hum family ya paise. Usaki avaja atani kolda tiki Yunana kavinavana turanta kupa ho gai. Dusari tarifa tumare andara to kusi ka exaployana ho rahada. Egyayektali yahi to kahida. Lekina drama continue rakana jarurida. Isali tumane delibatali eka stepa pichlia jays kisi ne tumara dilatora dia ho. Tumhari avaja halki si kampa rahiti. Apaloga mujay Yunana family se Nikolana kahat ho. Yunana federa ka exapersona bilkala stona jazada. Agara paise kahita sena karo. Varana Asia tumhem yaham se eka paisa bi nahim malega. Usak najari se. Yunana federa ke najari se dekha j to 500 Uvana dina olaredi bahuda bara faverida. Akira usak la Yunus surfa Yunana family ka simada. Loga axanasa ke pitch betam karate the ki usaka asali beta katana uzalesa hai. Us lagata de agara tuma family se officiali alaga ho jau to Yunana family ki reputsana ora kleina ho jadi. Ora vase bi usak pasa unaheda. Vo beta gs vo saka memapana manadada. Akanaka tuma yora se hansa pair. Haha lekina usa hansi mem kusi nahim ti. Surfa darda ora sarakajmada. Tumhari ankam thandi hogai. Unahe ko haramahin tu laka yana pokita mani militi hai. Tumane dur se pucha ora mari puri ekastensa ki value surfa 500 yana hai. Tumhari avaja dur bari hogai. Tatuma lagam ki najara mem saka mematana varthalesada. Tumane gahari sanza li jays yaha disahana lina bahuda penapula ho. Kafi dera kupa rahane ke bada tumane fanali sira hiladia. Thika hai. 500 tauha Yuvana ora Asia se hamare bika ka sara rilasana katma. Tumare fesa para atana realistica pena de ki kisi ko bilagata ki tuma basa majabari mem yaha dilla accepta kara rehi ho. Sahida mem kara yunahe andara hi andara kusi se pagala ho rahada. Perfecta. Aba rilasana officiali katma ho gaya. Asia ke bada yunahe kabi mir li threatanahim banega. Usak mana mem grida baragai. Aba pura Yunana family surfa mera hoga. Thori dera bada loyara egrimenta lakara aya. Tuma ora Yunana federa donum ne contracta sena kia ora fingara prinsa bi lagadai. Egrimenta campleta hot hai tumane apani kopi kiarafuli folda karake rakali. Yunana federa ne eka seka tumhari tarifa barhaya. Yaha 500 ua hai. La jau. Lekina next to second pure ola ke samain tumane vo seka hatha mem lia ora rama se usak chot tukar karain lage. Saba loga soka mem jamagai. Tumane puri seka ko nila sija pisesa mem faradia. Fira kaiwali hatha hilakara una tukaram ko hava mem uradia. Voka gaja ke tukar hava mem as garain lage jays choti si snowfula ho rahi ho. Tumhem eka hatha pokita mem dale karida. Fula eogenta ora ke satha. Tumhari avaja bilkala kliarati. Tumare Yunana family ke paise mujay nahim kahi. Ola ekadama salanta hogaya. Tumane age kaha ora jo paise tuma lagam ne mujay di the 300 Uvana paramantha. 8 sala mem totala 28,800 Uvana banate hayam. Tumane halki si mokina smaladi. Koleha fisa ora baki exapen sesamilakara mamais rounda fagara bana dedahum. 1 laka Uvana. Tumhari ankam directly Yunana family paratika gai. Jaba mame kuda paise kamalunga. ये पूरे 1 लाख युवान एक पैसा वापस करूंगा। यूनन फादर का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। उसे फाइनली समझ आ गया। आज का पूरा ड्रामा पैसे के लिए था ही नहीं। तुम्हारा असली गोल सिर्फ एक था, यूनन फैमिली से हमेशा के लिए रिलेशन खत्म करना। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे लिप्स पर एक स्माइल थी, लेकिन उस स्माइल में बिल्कुल वार्मअप नहीं थी। उम्मीद करता हूँ आप सब एक हैप्पी फैमिली की तरह हमेशा खुश रहोगे। दूर की तरफ बढ़ते हुए तुम अचानक रुक गए और बिना मुड़े एक और लाइन बोली, और हाँ,
अगर जानना है कि मैंने जानबूझकर यून पर चाय गिराई थी या नहीं तो सीसीटीवी चेक कर लेना। ऑफ कोर्स तुम अच्छी तरह जानते थे इस फैमिली का ब्लाइंड ट्रस्ट यून पर इतना ज्यादा था कि शायद कोई सीसीटीवी देखने की भी जरूरत महसूस नहीं करेगा। सब लोग अभी भी शॉक में खड़े थे जब तुम कैजुअली मुड़कर बिना पीछे देखे यूनियन फैमिली विला से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद तुम वो पुरानी साइकिल चलाते हुए मेन गेट तक पहुंचे, लेकिन सामने का सीन देखकर खुद एक सेकंड के लिए रुक गए। 2 टॉप क्लास लग्जरी कार्स गेट के बाहर खड़ी थी। बटलर वांग तुरंत रिस्पेक्टफुली आगे बढ़ा और कार का डोर खोल दिया। यंग मास्टर प्लीज, तुमने आईब्रो रेज की, तुम लोग अंदर कैसे आ गए? बटलर वांग हल्का सा स्माइल करके बोला, हम आपको सपोर्ट देने आए थे यंग मास्टर। उसकी आंखों में एडमिरेशन था। आज आपने रिलेशन तोड़कर जिस स्टाइल में एग्जिट लिया ऑनेस्टली बहुत इंप्रेसिव था। तुम्हारी आंखों की टेंशन थोड़ी हल्की हुई। तुमने एक बार पीछे मुड़कर उस ह्यूज लग्जरीज विला को देखा। अंदर ही अंदर तुमने सोचा, शायद अब मेरे बिना वो लोग और ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन यूनियन फैमिली विला के अंदर इस वक्त एटमॉस्फेयर बिल्कुल अपोजिट था। पूरा हॉल डेड साइलेंट था। यूनियन क्वीनवान का दिल अजीब हैवीनेस से भर गया था। उसके दिमाग में बार बार तुम्हारी वो बात घूम रही थी, 300 यूनान पर मंथ। फाइनली वो चुप नहीं रह पाई। मॉम डैड, चाहे कुछ भी हो, यूंजे हमारा फैमिली मेंबर है। क्या रिलेशनशिप कंप्लीटली तोड़ देना सही डिसीजन था? लेकिन यूनियन मदर ने कोल्स नॉट किया। तुम्हें सच में लगता है वो यूनियन फैमिली के बिना सर्वाइव कर पाएगा? उसने कंटेम्प्ट से कहा। गुयान ने उससे शादी क्यों की? ऑब्वियसली हमारे यूनियन फैमिली के पैसे की वजह से। उसके फेस पर कॉन्फिडेंस था। देखते जाओ, कुछ ही टाइम में वह रोता हुआ वापस आएगा और हमसे भीख मांगेगा। लेकिन यूनियन क्वीनवान का हॉट और हैवी हो गया। सच में उससे याद आया कैसे तुमने बिना हेजिटेट किए 5000 यून का चेक बाहर दिया था। वो एक्सप्रेशन बिल्कुल फेक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम सच में यूनियन फैमिली से पूरी तरह रिलेशन खत्म करना चाहते हो। उसकी चेस्ट में अजीब सा डिस्कम्फर्ट भर गया। तभी यूनियन क्वेयान इरिटेटेड टोन में बोली, दीदी बस करो उसके बारे में और मत सोचो। चलो डिनर करते हैं। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। लेकिन यूनियन क्वीन ने जैसे ही टेबल पर रखे एक्सपेंसिव डिशेज देखे, उसके माइंड में एक पुरानी मेमोरी फ्लैश हुई। उसे अचानक रियलाइज हुआ, पिछले 5 सालों से तुमने कभी उनके साथ सेम टेबल पर खाना नहीं खाया था। उसे क्लियरली याद आया जब तुम 16 साल के थे, तुम्हें हैवी गोल्ड हुआ था। डिनर के वक्त तुमसे गलती से खाने पर छींक आ गई थी और सिर्फ उस छोटी सी बात पर यूनियन मदर फ्यूरियस हो गई थी। उसने तुम्हें डायरेक्टली डाइनिंग टेबल से निकाल दिया था और उस दिन के बाद तुमने कभी फैमिली के साथ सेम टेबल पर खाना नहीं खाया। ये याद आते ही यूनियन कुनवान को लगा जैसे सामने रखे सारे लग्जरी डिशेज का टेस्ट ही खत्म हो गया हो। तभी एक सर्वेंट घबराया हुआ भागते हुए अंदर आया। मैडम सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैडम सर, सर्वेंट हेस्ट क्यों अंदर आया? अभी जो विला के बाहर मेबैक और कोनिक से खड़ी थी ना। यूनियन फादर कंफ्यूज हो गया। हाँ तो सर्वेंट नर्वस टोन में बोला, यंग मास्टर यूंचे वो उस कोनिक सेट में बैठकर गए और उनके साथ जो सूट पहने हुए लोग थे वो सब उनके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहे थे। डाइनिंग हॉल एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। तभी यूंजे ने हेजिटेंट एक्सप्रेशन बनाया जैसे वो कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट रिवील करने वाला हो। मॉम डैड, एक्चुअली एक बात है जो मैंने अब तक आपको नहीं बताई। यूनियन मदर इंस्टेंटली सीरियस हो गई। कैसी बात? यूंचे ने धीरे से कहा। ये यूंचे से रिलेटेड है। सबकी नज़र उस पर टिक गई। उसने एक डीप साई ली और बोला, एक्चुअली भाई ने सुखविंग श्रेय से शादी नहीं की। कल वेडिंग में अचानक एक और वुमेन आ गई थी। काफी रिच लग रही थी। उसके साथ 10 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स भी थे। उसने परफेक्टली टाइम वरीड एक्सप्रेशन दिया। वो डायरेक्टली भाई को वेडिंग से ले गई। फिर उसने फेक कंसर्न के साथ कहा, मॉम डैड, मुझे डर है कि भाई पैसे के लिए कोई गलत रास्ता चूज ना कर ले। पैक। यूनियन मदन ने गुस्से में चॉपस्टिक्स टेबल पर पटक दी। ये यूंचे सच में हद पार कर रहा है। उसकी आंखों में डिस्गस्ट भर गया। पहले घर जमाई बना और अब किसी रिच वुमन का कैप्टन बन गया। वो सरकास्टिक हंसी। अच्छा अब समझ आया, इसीलिए उसने वो 500,000 युवान रेफ्यूज किए, इसीलिए रिलेशन तोड़ना चाहता था। उसे तो ऑलरेडी कोई रिच सपोर्ट मिल गया है। यूनियन फादर का एक्सप्रेशन भी डार्क हो गया। उसके लिए यह और भी ह्यूमिलिएटिंग था। अगर लोगों को पता चल गया कि मेरा बायोलॉजिकल सन किसी रिच वुमन के सपोर्ट पर जी रहा है तो यूनियन फैमिली के रेपुटेशन का क्या होगा? उसने इमीडिएटली फोन निकाला और तुम्हें कॉल करने लगा, लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन करते ही उसकी उंगली हवा में ही रुक गई। वो स्लोली ऊपर देखकर पूछा, तुम में से किसी के पास यूंचे का नंबर है? पूरा डाइनिंग टेबल साइलेंट हो गया। सब एक दूसरे को देखने लगे और तब उन्हें रियलाइज हुआ उन सब ने कब का तुम्हारा नंबर डिलीट कर दिया था। इतनी बड़ी यूनियन फैमिली, 7 लोगों का घर, लेकिन किसी एक के पास भी तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। ये रियलाइजेशन सुनते ही यूनियन वान के चेस्ट में अजीब सा पेन हुआ। उसे अचानक सफोकेशन जैसा फील हुआ। तभी एक और सर्वेंट अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल बैग था।
मैडम, यह वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने हॉस्पिटल से मंगवाए थे। यूनन मदर ने कैजुअली फाइल ली, लेकिन जैसे ही उसने अंदर का पेपर देखा उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली स्टिफ हो गया। यूनन कुइंगान क्यूरियस होकर पूछ बैठी, मॉम ये क्या है? डाइनिंग हॉल में एक सेकंड के लिए अजीब साइलेंस छा गया। फिर यूनन मदर ने धीरे से जवाब दिया, यूनचे की डीएनए रिपोर्ट। डीएनए रिपोर्ट? यूनन किंगवान की आंखें शौक से बड़ी हो गई। मॉम, आपको डाउट था कि यूनचे आप और डैड का बायोलॉजिकल सन नहीं है? यूनन मदर का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली कोल्ड और हेटफुल हो गया। उसका कैरेक्टर इतना खराब है, एक यूजलेस निकम्मा लड़का, वो मेरा बेटा होने लायक ही नहीं। उसकी आवाज में डिस्गस्ट साफ महसूस हो रहा था। मुझे लगा शायद हॉस्पिटल में कोई मिस्टेक हुई होगी, इसलिए मैंने बार बार डीएनए टेस्ट करवाए। वो टीथ क्लेंच करके बोली, लेकिन हर रिपोर्ट में सेम रिजल्ट आया। वो सच में हमारा बायोलॉजिकल सन है। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे तुम उसके बेटे नहीं बल्कि उसके दुश्मन हो। यूनन किंगबान के चेस्ट में फिर से वो सफोकेटिंग फीलिंग भर गई। उससे और एक सेकंड भी वहां रहना अनबेरेबल लगने लगा। वो अचानक चेयर से उठ खड़ी हुई, मेरा खाना हो गया, और बिना किसी की तरफ देखे सीधा डाइनिंग हॉल से बाहर चली गई। दूसरी तरफ तुमने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। टाइम ऑलमोस्ट 12 बजे बजने वाला था। तुमने कैजुअली फोन निकाला और सुकिंग श्वे का नंबर डायल कर दिया। इस वक्त सुकिंग श्वे कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग में थी। कॉन्फ्रेंस रूम का एटमॉस्फेयर इतना टेंस था कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। तभी ट्रिंग फोन रिंगटोन ने पूरी साइलेंस तोड़ दी। सु किंगश ऑलरेडी बैड मूड में थी। उसने इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ फोन उठाया और बिना देखे रिसीव कर लिया। गलती से स्पीकर मोड भी ऑन हो गया। अगले ही सेकंड एक डीप और अट्रैक्टिव मेल वॉइस पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजी। हेलो। कॉन्फ्रेंस रूम के सारे एग्जीक्यूटिव्स इंस्टेंटली अलर्ट हो गए। मेल वॉइस सबकी क्यूरियोसिटी इंस्टेंटली पीक पर पहुंच गई। उनके माइंड्स में एक ही थॉट आया, बस अब तो गया ये बंदा। सो सीईओ ऑलरेडी गुस्से में है। गलत टाइमिंग पर कॉल करके डायरेक्टली गन पॉइंट पर आ गया। लेकिन जो नेक्स्ट हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। अभी तक जो सोकिंग शा आइस क्वीन की तरह पूरे रूम में किलिंग ओरा छोड़ रही थी, उसकी कोल्ड ओरा लिटरली एक सेकंड में मेल्ट हो गई, जैसे किसी आइसबर्ग पर अचानक बॉम्ब सनलाइट पड़ गई हो। उसका पूरा एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। वो फोन उठाते हुए धीरे से बोली, एक सेकंड। उसकी आवाज में एक हल्की सी जेंटलनेस थी जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी। कॉन्फ्रेंस रूम के एग्जीक्यूटिव्स की आंखें शॉक से भर गई। व्हाट सो सीईओ, और इतनी सॉफ्ट टोन? सो किंगश ने हल्की सी खांसी और कंपोज्ड होकर सबको कहा, सब लोग 10 मिनट ब्रेक ले लो, मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉल अटेंड करके आती हूँ। ये कहकर वह जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। हॉलवे में आते ही उसने फोन ईयर के पास लगाया और उसकी आवाज और भी सॉफ्ट हो गई। अच्छे, तुम फ्री हो गए? कोई काम था? सूक शिंगवे की आवाज में हल्की सी खुशी छुपी ही नहीं पा रही थी। आखिर ये पहली बार था जब तुमने खुद उसे कॉल किया था। तुमने हल्का सा ब्राउ फ्रॉम किया। तुम काम कर रही थी। फोन की दूसरी साइड अजीब सी साइलेंस थी, इसलिए तुम समझ गए कि शायद वो मीटिंग में है। तुम तुरंत सीरियस टोन में बोले, अब लंच टाइम हो गया है, टाइम पर खाना खा लिया करो। एक सेकंड रुककर तुमने सॉफ्टली ऐड किया, सुख शिंशुवे, अपना हेल्थ ध्यान रखो। हम फोन के दूसरी तरफ सुक्षु की आंखें हल्की सी कव हो गई। उसे इस वर्जन ऑफ तुम बहुत पसंद था। काश तुम हमेशा ऐसे ही रहो, कभी पहले वाले यंचे में वापस ना बदलो। उसकी आंखों में एक डेंजरस अबेशन चमकी। अगर तुम बदल गए तो चाहे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने पड़े, मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगी। और अगर तुमने मरने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी। उसके डार्क थॉट्स और डेंजरस होते गए। चाहे तुम्हारी बॉडी को प्रिजर्व स्पेसिमेन बनाना पड़े या तुम्हारी एशेस को अपने अंदर मिला लेना पड़े, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। लेकिन ऑब्वियसली यह सब थॉट्स उसने सिर्फ अपने दिल में रखे। तुमने कैजुअली पूछा, तुम ऑफिस में हो ना? मैं आ जाता हूँ लंच के लिए। सुक्षुए ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हाँ बोलने वाली थी, लेकिन उससे यूकी की एडवाइस याद आ गई। मेन को ज्यादा टाइटली कंट्रोल मत करो, उन्हें थोड़ा पर्सनल स्पेस भी चाहिए होता है। ये याद आते ही उसने मुश्किल से अपनी बात रोक ली। काफी देर तक उसका रिप्लाई नहीं आया तो तुम कंफ्यूज होकर बोले, सुशिंगश्व क्या हुआ? उसने फोरहेड प्रेस किया और सॉफ्टली जवाब दिया, तुम बताओ, मैं थोड़ी टायर्ड हूँ। लंच ब्रेक में ऑफिस में ही रेस्ट करना चाहती हूँ। तुमने फिर भी वरीड टोन में कहा, ठीक है, लेकिन खाना टाइम पर खा लेना। सुख शिंगश्वे के लिप्स पर स्माइल आ गई। जैसे तुम कहो। कॉल कट होने के बाद वह फोन लेकर वापस कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई। दूसरी तरफ जीबो तुम्हारी साइड में बैठा सब कन्वर्सेशन सुन रहा था। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। भाई, जो रिच वूमन तुम्हें सपोर्ट कर रही है उसकी आवाज इतनी अच्छी है। वो जेलस एक्सप्रेशन के साथ बोला और सुनने में भी यंग लग रही थी। जीबो को लिटरली जेलसी हो रही थी। ऐसी रिच गर्लफ्रेंड मुझे क्यों नहीं मिलती? फिर उसने सस्पिशियस नज़र से तुम्हें देखा। वैसे वो तुम्हें पसंद कैसे कर बैठी? तुमने हेल्पलेस साई ली। सच कहूं तो मुझे भी समझ नहीं आता। तुमने सेल्फ मॉकिंग स्माइल दी।
मैं खुद को इतना स्पेशल नहीं मानता, फिर भी सूक्ष्म मेरे पीछे क्यों पागल है पता नहीं। उसके बाद तुम और जीबो होटल में लंच करने चले गए। खाने के बाद बटलर वैंग रिस्पेक्टफुली तुम्हारे पास आया। यंग मास्टर मैडम ने मैसेज भेजा है। तुमने आईब्रो रेज की। क्या कहा उसने? बटलर वैंग पोलाइटली झुककर बोला, मैडम चाहती है कि आप उनके साथ डिनर करें। बटलर वैंग रिस्पेक्टफुली बोला, यंग मास्टर आप अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग एंजॉय कीजिए, जो भी पसंद आए बिना टेंशन के ले लीजिए, मैडम पेमेंट हैंडल कर लेंगी। कुछ ही देर बाद तुम लोग एक लग्जरी शॉपिंग मॉल पहुंच गए। वैसे भी तुम्हारी डेली लाइफ, कपड़े, फूड, ट्रैवल सब कुछ सोकिंग ऑलरेडी परफेक्टली अरेंज करती थी, इसलिए तुम्हें पर्सनली ज़्यादा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। तभी एक वॉच शोरूम के सामने से गुजरते वक्त तुम्हारी नज़र डिस्प्ले केस पर टिक गई। अंदर एक ब्यूटीफुल पेयर वॉच रखी थी, मैचिंग कपल वॉचेस। सेल्स वूमन स्माइल करते हुए एक्सप्लेन करने लगी, सर इसका नाम ट्रू लव है। ये फेमस मास्टर डिजाइनर क्लेटन ने पर्सनली डिज़ाइन की है। उसने प्राउडली ऐड किया और पूरी दुनिया में इसका सिर्फ एक ही पेयर एक्सिस्ट करता है। जीबो क्यूरियस होकर पास आया, इसकी प्राइस कितनी है? सेल्स वूमन कामली बोली, सर दोनों वॉचेस की टोटल प्राइस 15 मिलियन युवान है। जीबो का मुंह लिटरली खुला का खुला रह गया। उसने अंदर ही अंदर कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। अगर फ्यूचर में मेरी सैलरी 10,000 पर मंथ भी हुई और मैं कुछ खर्च भी ना करूं तब भी यह वॉच लेने में 125 साल लग जाएंगे। उसके लिए यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फैंटेसी थी। लेकिन नेक्स्ट सेकंड बटलर वैंग ने बिना एक्सप्रेशन बदले ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला। पैक कर दीजिए। जी सर। सेल्स वूमन का स्माइल और ब्राइट हो गया। तभी बटलर वैंग ने साइड वाली एक और प्योर ब्लैक मेनस लग्जरी वॉच की तरफ इशारा किया, ये वाली भी पैक कर दीजिए। जी सर। इसकी प्राइस 3 मिलियन युवान है, टोटल 18 मिलियन युवान। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद सेल्स वुमन ने केयरफुली तीनों वॉचेस गिफ्ट बॉक्सेस में पैक करके बटलर वैंग को दे दी। फिर बटलर वैंग ने वो ब्लैक लग्जरी वॉच सीधा जीबो की तरफ बढ़ा दी। जीबो शॉक में फ्रीज हो गया। यह मेरे लिए है। उसने डिसबिलीफ में खुद की तरफ उंगली की। बटलर वैंग पोलाइटली स्माइल किया, जी यंग मास्टर जी, आप यंग मास्टर यंचे के क्लोज फ्रेंड हैं। मैडम ने स्पेशली कहा था कि आपके लिए गिफ्ट लेना है, एज अ मीटिंग गिफ्ट। जीबो इतना शॉक था कि वॉच लेने से भी डर रहा था। तुमने हंसकर उसके शोल्डर पर हाथ मारा। ले जीबो, उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनली जीबो ने ट्रम्बलिंग हैंड से वॉच बॉक्स ले लिया। उसके पैर लिटरली हल्का फील हो रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो। 3 मिलियन युवान की वॉच मुझे फ्री में मिल गई। वो इमोशनल होकर ऑलमोस्ट तुम्हारे सामने घुटनों पर गिरने वाला था। शॉपिंग खत्म होने के बाद तुम लोग वापस जाने लगे, लेकिन जीबो ने इंसिस्ट किया कि वो खुद टैक्सी से जाएगा। उसने ड्रामेटिक साय लेते हुए कहा, भाई मुझे आज जो कुछ हुआ है ना उसे प्रोसेस करने के लिए अकेला टाइम चाहिए। तुम बस हंस दिए। उसके बाद तुम पार्किंग लॉट में अपनी कोनिक सेग लेने चले गए। वहां ऑलरेडी कुछ कॉलेज बॉयज कार के अराउंड एक्साइटेड होकर खड़े थे। सब उस सुपर कार को देखकर लाउडली डिस्कस कर रहे थे, भाई यह असली कोनिक सेग है क्या? इसकी प्राइस पता है कितनी होती है? कोइंसिडेंटली उसी वक्त गुयान भी अपनी फ्रेंड्स के साथ उधर से गुजर रही थी। क्यूरियोसिटी में उसने फोन निकाला और कार की प्राइस सर्च कर ली। अगले ही सेकंड उसका हाथ लिटरली कांप गया। 100 मिलियन युवान साइड में खड़ी उसकी फ्रेंड लीज का मुंह खुला का खुला रह गया। गुयान, ये कार तो $1 करोड़ जैसी फील हो रही है। फिर वो एक्साइटेड टोन में बोली, तुम्हें क्या लगता है इसका ओनर कोई रिच यंग मास्टर होगा या कोई मिडिल एज रिच अंकल? गोयान भी इमेजिन करने लगी, अगर ओनर कोई यंग आदमी हुआ तो उसका बैकग्राउंड डेफिनेटली यजय से भी ज्यादा पावरफुल होगा। उसका हाथ अननोइंगली फास्ट बीट करने लगा। तभी तुम बटलर वान के साथ काम पार्किंग लॉट में एंटर हुए और सीधा कोनिक सेग के पास आ खड़े हुए। लीसी ऑलमोस्ट स्क्रीन कर बैठी, ओह माय गॉड इतना हैंडसम। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस कार का ओनर इतना यंग और गुड लुकिंग होगा। गोयान का हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट हो गया। उससे शॉक हुआ, ये तो यूंजे से भी ज्यादा हैंडसम है। लीसियो ने इंस्टेंटली गोयान को एल्बो मारा। गोयान, मैंने सुना है टॉप रिच एयर्स को ब्यूटीफुल और जेंटल गर्ल्स पसंद आती हैं। उसने टीजिंग स्माइल दी, अगर तुम उससे बात कर लो ना, पक्का वो तुम्हें पसंद कर लेगा। गोयान फेक शाइनेस दिखाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं, मेरे इतनी चार्म भी नहीं है। लेकिन उसके चीक्स ऑलरेडी रेड हो गए थे। लीस इंस्टेंट क्लॉस टेस्ट करने लगी, तुम सीरियसली अपनी ब्यूटी अंडरएस्टिमेट करती हो? तुम शांगशिंग यूनिवर्सिटी की पेट्रोल क्वीन हो, पता है आप किस लड़के पर मरते हैं? इसी बीच बटलर फ्रैंकवे के पास हल्की आवाज में बोला, युवा मास्टर, मिस गो आपको देख रही है।